खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। रूपारेल नदी की जलकुंभी साफ होने के बाद प्यासे जयसमंद में तेज हुई पानी की आवक। शहर विधायक ने देर रात तक डाला पड़ाव। नाली के विवाद में खूनी संघर्ष में 5 हुए गंभीर घायल। नगर थाना क्षेत्र की यह घटना, वहीं अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला ने तोड़ा दम। भगवान जगन्नाथ संग दिव्य विवाह रचाने जानकी मैया पहुंची रूपबास। वहीं ईद पर खुदा की बारगाह में झुके हजारों सिर, सर्वधर्म समभाव का दिखा नजारा। और JP नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने वंशवाद खत्म कर बढ़ाया विकासवाद। नदबई में हुई सभा में अलवर जिले से भी पहुंचे भाजपाई। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। बारिश का दौर जारी है, लेकिन रूपारेल नदी के बहाव में जलकुंभी बड़ी बाधा बन रही थी। ऐसे में जयसमंद तक पानी पहुंचाने में भी कठिनाई सामने आ रही थी। यहाँ एक बार पहले भी धरना दे चुके अलवर शहर विधायक संजय शर्मा बुधवार दोपहर बाद नटनी कबारा पहुंचे और देर रात तक कार्यकर्ताओं के साथ पड़ाव डाले रखा। जब तक जलकुंभी की सफाई नहीं हो गई, उनका पड़ाव जारी रहा। विधायक का कहना था कि जलकुंभी हटाने से ही जयसमंद बांध में पानी अधिक मात्रा में जा सकेगा। 1:30 बजे, लगभग 1-1:15 बजे मैं इस स्थान पर आया था और विकृत स्थिति में मैंने इस स्थान को पाया था। जिला कलेक्टर महोदय को फ़ोन पर आग्रह किया, एक्शन साहब को आग्रह किया। लगभग 1.5 घंटे बाद एक्शन साहब, एएन साहब, डिवीजन साहब दूसरी लेके आए। काम चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से बार बार आग्रह करने के बावजूद काम नहीं हुआ, तो आम जन का और कार्यकर्ताओं का सबका विश्वास इस प्रशासन से उठता जा रहा है। इसलिए हमने तय किया है, ये जलकुंभी जब तक नहीं हट जाएंगे इस रास्ते से, हम लोग यहीं बैठे हैं। चाहे रात को 1 बजे, चाहे 2 बजे, या कल सुबह तक काम चलेगा। हम लोग यहीं बैठ करके जब तक ये मार्ग, जो अवरुद्ध मार्ग है जलकुंभी के कारण, जयसमंद में जाने वाला नटनी के 12 क्षेत्र से पानी तो जयसमंद जाना चाहिए, वो जलकुंभी के कारण रुका हुआ है। इस अवरुद्ध मार्ग को तब तक प्रशासन खाली नहीं कर देगा, जलकुंभियों को विधिवत हटा दिया जाएगा। हम लोग नहीं बैठे। उधर जोरदार बरसात के बाद जयसमंद बांध में पानी की खासी आवक देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि जयसमंद बांध काफी वर्षों से पानी के लिए तरस रहा था, लेकिन पिछले कलेक्टर जितेंद्र सोनी सहित प्रशासनिक अधिकारियों और संबंधित विभाग द्वारा रूपारेल नदी नटनी का 12 से जयसमंद तक खुदाई करवाई गई थी। ऐसे में जयसमंद बांध में पर्याप्त पानी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता मोहन लाल मीणा। अभी अपने बांधों में पानी, समर सरोवर में 5.5 फीट पानी आया था, परंतु 2-3 बारिश उधर नहीं हुई है, तो अभी वो पानी आया है तो थोड़ा रिचार्ज, ज़मीन भी चूस रही है। इस कारण से वो अब 4 फुट 1 इंच के आसपास पानी बचा है। और आज मैंने उधर थानागाजी के जो भी मंगलसर है, मानसरोवर है, समर सरोवर है, उनका सुबह इंस्पेक्शन किया गया है और डैम जो तीनों हैं वो सुरक्षित हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और आज जो अरावली क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र हैं, इसमें आज बरसात हुई है और रूपारेल का जो रूपर नटनी के 12 पे 3 फुट जो जयसमंद फीडर का गेज चला है। और पिछली बारिश में भी हुई थी, उसमें भी जयसमंद में पानी पहुंच गया और आज अच्छी तादाद में मेरे हिसाब में जो डेड स्टोरेज है वो फुल होके और गेज पट्टी तक पानी पहुंच जाएगा। और आशा ये करते हैं कि अभी ये शुरुआती दौर है, इसमें ही पानी इकट्ठा हो रहा है, तो आगे भी बरसात जो भी होगी उसमें आपकी पूरी उम्मीद है कि आपको तो जयसमंद भरेगा। सिली सेड में पानी 21.7 इंची हुआ है, अभी 1 इंची पानी आया है। उसमें जो उसका जो कैचमेंट एरिया है उसमें इतनी बारिश नहीं है, इस वजह से भी उसमें 1 इंची पानी बढ़ा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स।
नगर थाना क्षेत्र के सेमला कला गांव में नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। इसके चलते एक पक्ष की 2 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 2 को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार सेमला कला निवासी नवाब, जुबेर, जावेद, सुकरदीन और खतीजा पर गांव के ही करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठी फरसी से हमला कर दिया। इनमें से नवाब और जुबेर का अलवर में उपचार जारी है। नाली का पानी के लिए झगड़ा हुआ था, उसमें हमारे अंकल जी थे, चाचा जी थे और एक चाची जी थी, उनको मारा था। करीब हम 5-6 लोग घायल, 2 महिलाएं, 3 पुरुष हैं। कौन लोग हैं मारपीट करने वाले? हासम था, मोहम्मद था, वकील, राहुल, इमरान। ये नाली के पानी के लिए झगड़ा हुआ था। क्या हो गया नाली के पानी में? वो साइड में जा रहा था रास्ते से, उसके लिए हुआ। वो उसको रोकने के लिए कह रहे थे। हाँ, सरकारी नाली जा रही थी। उन्होंने लाठी से किया था और फरसे से किया था। अपने कौन कौन घायल है? नवाब, जुबैर खान, जावेद खान, हुकूमत, खतीजा और सुमरदीन। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। बगड़तेराया थाना क्षेत्र में ग्राम जुगरावर के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 39 वर्षीय महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कटुमर थाना क्षेत्र के ग्राम सीटायाड़ा निवासी 39 वर्षीय माया देवी अपने पड़ोसी कृष्ण के साथ बाइक से जा रही थी। वे उद्योगनगर थाना क्षेत्र स्थित अपने नए मकान से वापस गांव लौट रहे थे। मार्ग में जुगरावर के पास पीछे से अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। घायल महिला को सामान्य चिकित्सालय लाते वक्त रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। माया देवी के 3 बच्चे हैं और उनका पति राकेश शर्मा मजदूरी करता है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। नाम माया है, सिटाड़ा जा रहे थे हम और MI नारपुर से जा रहे हैं। सिटाड़ा के? हाँ, अभी यहाँ रह रहे हैं? हाँ, नारपुर रह रहे हैं। बाइक से जा रहे थे आप लोग? बाइक से जा रहे थे। कौन कौन था? मैं था, आंटी थी, 2 जने फिर थे। क्या हुआ? हम जुगरावर से पार हुए, क्रॉस ऐसी गाड़ी पीछे से टक्कर मार के चले गई। कौन सी गाड़ी को देख नहीं पाए? नहीं, गाड़ी नहीं देख पाए, पता नहीं कौन सी थी। अच्छा, तो मौके पे एक्सपायर हो गई या लेकर आए थे? रास्ते में हुए। उनके कितने बच्चे हैं? 3 है, 1 लड़की 2 लड़के। इस न्यूज के प्रायोजक हैं ऑर्गेनिक हर्ब्स। भगवान जगन्नाथ महोत्सव पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से गुरुवार सुबह जानकी मैया रूपबास के लिए रथ में सवार होकर रवाना हुई, जहां भगवान जगन्नाथ से उनका दिव्य विवाह संपन्न होगा। इससे पहले पूजा अर्चना के बाद आरती की गई। वहीं महिलाओं ने मंदिर परिसर में नृत्य भी किया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। इसके बाद जानकी माता को रथ में सवार कर गाजे बाजों के साथ सवारी निकाली गई। इस दौरान त्रिपोलिया मंदिर में आरती भी हुई। उनकी सवारी होप सर्कस, घंटाघर और अन्य प्रमुख मार्गों से उतरी रूपबास जगन्नाथ मंदिर पहुंची। अभी अभी जानकी मैया की सवारी पूरे लवाजमे के साथ, जिसमें कि 1100 कलश लेकर के महिलाएं चल रही हैं, बैंड बाजा, घोड़ी जो है सबके साथ बड़े लवाजमे के साथ सवारी अभी अभी विराजमान होकर ये अभी थोड़ी दूरी गई है और ये सवारी का करीब 12 बजे तक पहुँच पाएगी। इसके बाद दिन भर वहाँ मेला रहेगा और जानकी मैया और उनका जो है बाकायदा कन्यादान और जो रस्म होती है, क्योंकि जगन्नाथ जी महाराज विष्णु के रूप में है, जानकी मैया लक्ष्मी के रूप में। पुरी में जबकि कृष्ण बलराम सुभद्रा है, इसलिए इनका दाम्पत्य रूप में विवाह हर साल जो है ये परंपरा जो चली आ रही है उसमें होता है। ये इंद्रमोहन बैठ के जानकी मैया पहुँच चुकी, जगन्नाथ जी महाराज 27 जून को पहुँच चुके। अब वो लगातार 5 दिन मेला चलता रहेगा। 1 जुलाई को इनकी बात थी। आज महाआरती है। महाआरती शाम को ब्राह्मण समाज की तरफ से महाआरती है, जिसमें सब लोग 101 दीपकों से उनकी आरती होगी। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के तहत रूपबास स्थित
रूपहरी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर परिक्रमा लगाई, साथ ही भगवान जगन्नाथ को प्रसाद चढ़ाया। वहीं पर्यटन विभाग और जगन्नाथ मेला कमेटी की ओर से बुधवार शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने भवाई नृत्य, चरी नृत्य, भपंग वादन और राधा कृष्ण की झांकी सहित अन्य प्रस्तुतियां दी। इस दौरान पर्यटन विभाग अधिकारी टीना यादव और मेला कमेटी से जुड़े सदस्य भी मौजूद रहे। उधर गुरुवार को भी मेला स्थल पर चहल पहल बनी रही। इसके अलावा दिन भर वरमाला महोत्सव की तैयारियां भी चलती रही। और उधर जगन्नाथ मेले के उपलक्ष्य में गुरुवार को प्रताप ऑडिटोरियम के समीप भंडारा किया गया। साथ ही यहां लंबा महादेव मंदिर समिति सोनावा की ओर से मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मीठे पानी की प्याऊ लगाई गई। समिति से जुड़े देवी साय ने बताया कि भगवान जगन्नाथ मेले के अवसर पर पिछले कई वर्षों से भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। लंबा महादेव शिव समिति के द्वारा हर साल एक प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें 2 दिन आज व कल रखा जाएगा, जिसमें कचौड़ी भी है और पूड़ी और सब्जी। आज तो कचौड़ी और पूड़ी सब्जी का है प्रोग्राम, वो जितने भी शाम तक चलेगा। सुबह 10 बजे चालू कर दिया है और शाम को लेट तक चलेगा प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल, प्याऊ भी लग रही है, मीठी प्याऊ, सादा प्याऊ, सब तरह की प्याऊ लगी हुई है। कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? ये काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। ये लंबा महादेव शिक्षा समिति बनी हुई है, वन समिति बनी हुई है, सभी के सहयोग से होता है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं इस वर्ष भी जगन्नाथ जी मेले के अवसर पर नयाबाद क्षेत्र में हलवा एवं चने का प्रसाद वितरित किया गया। यहाँ हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद पाया। व्यवसायी मनोज खंडेलवाल ने बताया कि पिछले 16 वर्षों से यह सिलसिला जारी है। इस दौरान एडवोकेट वीरेंद्र महरा, अनिल सोनी, दीपक पंडित, बलवंत सैनी, मनोज यादव, राजू सैनी, शक्ति सिंह और बच्चू सिंह मीणा आदि ने सहयोग किया। जगन्नाथ जी के शुभ अवसर पर 15-16 साल से हम आयोजन करते रहे हैं। कभी हम कचौरियाँ बांटते हैं, कभी प्रसाद, हर साल कुछ ना कुछ नया प्रसाद वितरण करते हैं। और इस अवसर पर मोटे लाला जी दुकान पर ये काम सभी लोगों की नयाबाद वासियों के संबंध से ये काम चलता रहता है। जगन्नाथ जी मेले के पावन पर्व पर रामता राम बाबू नयाबाद अलवन की दुकान मोटा लाला जी से प्रख्यात के नाम से प्रख्यात दुकान पर हमेशा ही जगन्नाथ जी के मेले के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। मुस्लिम समुदाय ने ईद उल जुहा का पर्व गुरुवार को जिले भर में मनाया। इस अवसर पर नयाबाद स्थित ईदगाह में मुख्य नमाज अता हुई। यहाँ इमाम मौलाना मोहम्मद अमजद ने नमाज अता करवाई। नमाज से पहले तकरीर हुई, वहीं नमाज के बाद दुआ के साथ ही खुतबा पढ़ा गया। इस मौके पर सभी के अमन चैन की दुआ मांगी गई। साथ ही लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। मौलाना मोहम्मद अमजद और मेव पंचायत सदर शेर मोहम्मद ने बताया कि हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर उनकी राह में कुर्बान करने जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया था। इसी की याद में यह पर्व मनाया जाता है। ईद उल अज़हा का दिन है और इस्लामी त्योहारों में 2 त्यौहार हमारे बड़े माने जाते हैं। एक तो ईद उल फित्र जो रमज़ान के तुरंत बाद आती है, और एक ईद उल अज़हा जो रमज़ान से 2 महीना 10 दिन के बाद आती है ईद से। तो आज ईद उल अज़हा का दिन है, कुर्बानियों का दिन है। और ये कुर्बानियों का दिन जो है आज से तकरीबन 5000 साल पहले हमारे पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले चले थे, तो उनकी याद में ये कुर्बानी मनाई जाती है। हमारे जो पैगम्बर हैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आखिरी नबी हैं, जैसा हमारा मुसलमानों का मानना है, तो अल्लाह के नबी से जो सहाबा थे, अल्लाह के नबी के साथ वाले, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये कुर्बानी क्या है?
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और इस सुन्नत को और इस वाजिब को आज पूरे आलम के अंदर मुसलमान अदा कर रहे हैं। हमारा भाईचारा, मोहब्बत और त्याग, बलिदान का दिवस है, क्योंकि इस दिन हज़रत इब्राहीम साहब ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो गए थे, और वो बहुत बड़ा त्याग था। और उनका बेटा कुर्बान ना होकर के एक जानवर के रूप में सामने उनके आया। उसी दिन से मुसलमान को अपने इस त्यौहार पर कुर्बानी देते हैं, और पूरे देश में नहीं, दुनिया में पूरी में मोहब्बत का पैगाम देते हैं, त्याग का देते हैं कि आदमी अगर ऊपर वाले का हुक्म होता है तो अपने बड़े से बड़ी, प्यारी से प्यारी चीज़ को भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। हम इस मौके पर हमारे पूरे अहले वतन को, बिरादरान वतन को, सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। सभी से भाईचारा और मोहब्बत बनाए रखने की अपील करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस मौके पर आप लोग नए भारत का निर्माण करें, नए प्रदेश का निर्माण करें, नए ज़िले का निर्माण करें। आपसी मोहब्बत, भाईचारा, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे से रहें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को भरतपुर दौरे पर रहे, और उनके कार्यक्रम में भाग लेने अलवर जिले के भी अनेक नेता एवं कार्यकर्ता पहुंचे। नड्डा ने काली बगीचे स्थित नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद नदबई की अनाज मंडी में सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, भरतपुर सांसद रंजीता कोहली, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। नड्डा ने इस मौके पर कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। वहीं पीएम ने वंशवाद को खत्म कर विकासवाद को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उधर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही कहा कि धौलपुर भरतपुर के पत्थर से राम मंदिर बन रहा है। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं से संवाद किया और कहा कि पार्टी के 500 से ज्यादा कार्यालय बन चुके हैं। इनमें से 15 कार्यालय राजस्थान में बने हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया गया, लेकिन सबसे खराब परफॉर्मेंस इसी प्रदेश की है। वहीं यह प्रदेश भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराधों में भी आगे है। ऐसे में स्थिति में सुधार के लिए यहाँ कमल का खिलना जरूरी है। उधर जिले में अनेक स्थानों के कार्यकर्ता नड्डा की सभा और कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए नदबई पहुंचे। इनमें कठूमर विधानसभा क्षेत्र के 5 भाजपा मंडलों के कार्यकर्ता भी शामिल थे। कठूमर मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने बताया कि कठूमर सहित खेड़ली, खुड़ियाना, खोहो और भनोकर के प्रत्येक शक्ति केंद्र से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। 45 डिग्री से पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरिस्का बाग परियोजना में 1 जुलाई से पर्यटकों की आवाजाही 3 माह के लिए थम जाएगी। मॉनसून सीजन के दौरान पर्यटक सभी रूटों पर सफारी नहीं कर सकेंगे। इस दौरान केवल पांडुपौल मंदिर रूट पर सफारी जारी रहेगी। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक यही स्थिति रहेगी। गौरतलब है कि मॉनसून के 3 माह का समय वन्य जीवों का प्रजनन काल माना जाता है। इस दौरान मानवीय गतिविधि से उनके प्रभावित होने की आशंका रहती है। साथ ही बारिश के दौरान सफारी वाले रूट के कच्चे रास्ते खराब भी हो जाते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार हर सप्ताह बुधवार को टाइगर रिजर्व सरिस्का में सफारी पर रोक का प्रावधान कर चुकी है। उधर मानसून के दौरान पर्यटक सरिस्का की अलवर बफर रेंज में सफारी कर सकेंगे। इस क्षेत्र में बाला किला रूट और लिवारी रूट शामिल हैं, जहां 4 बाघ एवं 50 से अधिक पैंथर हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और दोनों ही पार्टियों के दावेदार अपनी अपनी टिकट को लेकर कोशिशों में जुट गए हैं। साथ ही संबंधित वर्गों में भी इसे लेकर चर्चाएं हैं। ऐसी चर्चाएं भी होने लगी हैं कि सरकार रिपीट होगी या नहीं। उधर चिंतक एवं इतिहासविद हरिशंकर गोयल के अनुसार प्रदेश में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार का इतिहास रहा है। साथ ही शहर से कांग्रेस टिकट के लिए अजय अग्रवाल और योगेश मिश्रा दावेदारी कर रहे हैं। उधर भाजपा की तरफ से मौजूदा एमएलए संजय शर्मा के सामने बनवारी लाल सिंगल दावेदारी कर रहे हैं। एडवोकेट गोयल के अनुसार संजय शर्मा की छवि बेहतर है। ऐसे में सिंगल अलवर शहर के अलावा रामगढ़ एवं कामा से भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि नगर परिषद के पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने भी काफी विकास के कार्य करवाए थे। इसके चलते वे अलवर शहर से कांग्रेस टिकट की दावेदारी में पीछे नहीं है। गौरतलब है कि शहर से गत बार कांग्रेस ने श्वेता सैनी को टिकट दिया था, जो खासे अंतर से हार गई थी। देखिए, अभी तो 6 महीने पड़े और अक्टूबर के एंड में आचार संहिता लग जाएगी। दोनों पार्टियां प्रयासरत हैं कि अब की सरकार हमारी बने। राजस्थान में परंपरा रही है 98 के बाद कि एक बार कांग्रेस की सरकार, दूसरी बार बीजेपी की सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार, फिर बीजेपी की सरकार। अब के ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि हम रिपीट हों। बीजेपी इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि हम जो है वो सरकार में आए। एक तो ये है, इसी हिसाब से वो अपनी रणनीति बना रहे हैं दोनों दल। राजस्थान में जो तीसरे दल की स्थिति सामान्य है, यानी एक टिमटिमाते दीप की तरह, वो सीपीएम के 2 या 3 एमएलए जो है वो जाट क्षेत्र से आ जाते हैं। इसी तरह से बीटीपी के अब 2 एमएलए यहाँ से डूंगरपुर से आ गए हैं और 13 एमएलए जो है वो निर्दलीय हैं। वो 13 एमएलए जो है वो दूसरे उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया या बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय लड़े, तो कांग्रेस का कोई सपोर्ट मिला, कोई कहीं बीजेपी वाले का बीजेपी को सपोर्ट मिला और वो चुनाव जीत गए। इतनी सी स्थिति यहाँ है। तो यहाँ तीसरा दल जो है वो कमजोर है, इसलिए यहाँ मुकाबला तो रहेगा कांग्रेस और बीजेपी का। यहाँ आप पार्टी क्योंकि अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और एनसीपी को अधिकार रहा नहीं, इसी तरह टीएमसी भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है,
इसलिए उनके उम्मीदवार जरूर लड़ेंगे, लेकिन उनका कोई वर्जन नहीं है। अलवर में एक बार समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जरूर जीता, वो राजगढ़ सीट से जीता, सूरजमल जी धान का। 2 बार, दूसरी बार वो हार गए, तीसरी बार भी वही लड़ेंगे। इसी तरह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग रणनीति। अब कुछ लोग जो हैं कांग्रेस में छोड़ कर चले गए थे, वो कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। इसी तरह से बीजेपी में जो छोड़कर चले गए थे किसी भी कारण से, वो वापस आ गए। जैसे आपके हिंद सिंह भड़ाना आपके वापस लौट कर आ गए। मुकेश यादव जो है वो समाजवादी पार्टी से आपके बसपा में चले गए हैं। इस तरीके से देवी सिंह जी को जो यूआईटी के चेयरमैन थे, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, तो वो कैंप से वापस, अब कैंप से इंडिपेंडेंट लड़िए वापस आ गए। इसी तरह से रोहतास शर्मा जो हैं वो बीजेपी से हट गए थे, फिर बीजेपी में आ गए हैं। तो इसी तरीके से और सब रचना अपनी चुनाव की भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं। अब सवाल इतना सा है कि कौन सी पार्टी राज में आएगी, ये निर्भर करता है कि जनता जो है क्या चलती है। रेवड़ी खूब अशोक गहलोत भी बांट रहे हैं और केंद्र सरकार भी बांट रही है मोदी के नाम से। अब लेकिन कानून व्यवस्था राजस्थान में बहुत खराब है। अधिकारी, नेता और माफिया ग्रोह मिल करके कमा खा रहा है और जनता के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सारी योजनाएं जो हैं वो 2011 की बन रही हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो है वो भले नारा कुछ भी हो, पानी की समस्या बनी हुई है, बिजली की समस्या के रेट्स बढ़े हुए हैं। तो ये जो सारी चीजें, कौन सी चीजों को जनता प्रसन्नता के साथ प्रसन्न करती है, उस पर निर्भर करेगा। अभी इस पर कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन उम्मीदवार कौन से दल का होगा, क्योंकि अब जो दलों की नई रणनीति है वो ये है कि हमारे यहाँ 35% वर्तमान एमएलए के टिकट जरूर काटे जाएंगे, नए लोगों को टिकट देगी, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अब वो उनका क्या इम्पैक्ट और इफेक्ट पड़ता है वो सारी बात पर निर्भर है। तो अभी देखिए, तेल की धार देखिएगा कहाँ होता है। संजय शर्मा जी भी इससे मैदान पे कह रहे हैं टिकट के लिए, बनवारी लाल सिंघल भी कह रहे हैं, अन्य कई नेता भी कह रहे हैं। इधर से कांग्रेस की बात करें तो योगेश मिश्रा जी, अजय अग्रवाल जी कह रहे हैं। तो आप किसकी मान रहे हैं कि इसकी उम्मीदवार? देखिए, सिटिंग एमएलए को इस प्रमुख स्थान देते हैं पार्टी, उसके खिलाफ जो कोई वातावरण होता है उसके आधार पर वो टिकट को काटते हैं, या दूसरा टिकट इस आधार पर काटते हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार से सीधा मुकाबला करके जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसका टिकट काटो और दूसरे को टिकट दो। ये 2 रीजन होते हैं। तो संजय शर्मा के टिकट जो है वो फिलहाल आज की स्थिति में मौजूद है, कट लेने की स्थिति नहीं नजर आती। रहा बनवारी लाल जी का, वो दोनों बार एमएलए रह चुके हैं, इस बार टिकट उनको नहीं मिला। वो दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ की भी कर रहे हैं, रामगढ़ की भी कर रहे हैं, काबा की भी कर रहे हैं। अब कहाँ पर बीजेपी उनको फिट करती है, ये बीजेपी के जो हाई कमांड है उस पर निर्भर करता है। तो ये एडजस्टमेंट भी कहीं हो सकता है। और जहाँ योगेश जी का प्रश्न है कांग्रेस में, वो कांग्रेस में योगेश जी आज दावेदारी कर रहे हैं और दावेदारी दिखती भी है, लेकिन कांग्रेस में भी टांग खिंचाई करने वाले लोग मौजूद हैं जो उनका टिकट काटने को तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि भंवर जितेंद्र सिंह भीतरी रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी कर, बीजेपी का वर्तमान सांसद है और अहीर जो है उन्होंने इसको अपनी सीट माना हुआ है, तो इसलिए कैंप से भंवर जितेंद्र सिंह 2 बार हार चुके, तीसरी बार भी वो हारेंगे, ये मेरी धारणा है। अब रह गया एमएलए के चुनाव में, वो 2 बार एमएलए के चुनाव में महिलाओं उनके मुकाबले थी, चुनाव जीत गए। लेकिन अब के चुनाव जो है, क्योंकि सब जातियों ने अपने अपने राज्य सम्मेलन किए और प्रमुखता मांगी है, और प्रमुखता मांगने में उन्होंने की कोशिश ये है
क्योंकि यहाँ 8,000 या मान लीजिए 10,000 मान लीजिए वो राजपूत वोट्स हैं, या राजाशाही को समर्थन वाले वोट्स हैं, उसके अलावा तो नहीं है। 2.5 करोड़ लाख से ज़्यादा की वोटिंग पावर है यहाँ। तो इस स्थिति के अंदर भंवर जितेंद्र सिंह जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, ये संभावना बनी हुई है। लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह के साथ भी चोट होने की संभावनाएं नजर मुझे आती है कि वो चुनाव उम्मीदवार तो हों, लेकिन उनके कैंप से जो जिनको आश्वासन दिया हुआ है, या जिनको पहले आश्वासन दिया और उन्होंने कोई उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से या चुनावी सहयोग नहीं दिया, जैसे 2 बार उन्होंने ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा करवाया, तीसरी बार कैंप से माली उम्मीदवार खड़ा कराया, तो एकदम वो निर्णय अपने पक्ष अपने तरीके से करते हैं। तो इस वजह से कुछ लोग जो हैं कांग्रेस में रह करके भी या तो सैबोटेज करेंगे या कैंप से चुप खींच जाएंगे। और भंवर जितेंद्र सिंह मुकाबला जो है वो भंवर जितेंद्र सिंह और संजय शर्मा के बीच में हो सकता है, लेकिन संजय शर्मा का पलड़ा भारी नजर मुझे। शहर का एनईबी पुलिस थाना चर्चाओं में है। आरोप है कि एटीएम ठगी के 2 शातिरों को पकड़ने के बाद उन्हें एक सरपंच की गारंटी पर छोड़ दिया गया। दोनों आरोपी गोलकी भरतपुर के निवासी हैं और इनमें से एक नाबालिग है। चर्चा है कि दोनों आरोपियों से हरियाणा नंबर की चौपहिया गाड़ी, एटीएम कार्ड और करीब 93,000 रुपए की जब्ती की गई थी। उधर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी मिलने के बाद डीएसपी को पूरे मामले की जांच सौंपी है। जोगीनाथ समाज ने प्रदेश में गुरु गोरखनाथ बोर्ड बनाने की मांग उठाई है। जिला अध्यक्ष अतुलनाथ योगी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया है। इसे लेकर 3 जुलाई को नाथ समाज की बैठक होगी। इसमें भर्तरी धाम में मूर्ति की स्थापना पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जिला अध्यक्ष योगी ने गोरख धंधे शब्द के उपयोग पर ऐतराज जताया है और कहा है कि शब्द को शीघ्र बैन किया जाए। हम मांग राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से राजस्थान नाथ समाज मांग करता है गुरु गोरखनाथ बोर्ड शीघ्र ही बनाया जाए। इसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किए। थानागाजी में एक वाहन रैली निकाली, बर्तरी में मीटिंग करी, अलवर में मीटिंग करी। हमारी मीटिंग जारी है। अब 3 तारीख को गुरु गोरखनाथ बोर्ड बने, इसके लिए मीटिंग का आयोजन हो रहा है। अलवर ज़िले में राजस्थान नाथ समाज विधानसभा क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में है। हम गहलोत सरकार जी से मांग दूसरी ये करते हैं गुरु गोरख धंधा शब्द बैन हो। इसके लिए हमारे काफ़ी प्रयास जारी हैं। अब तक कोई बैन नहीं हुआ गुरु गोरखनाथ शब्द। तो सरकार से मांग करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से हम मांग करते हैं बर्तरी धाम पर गुरु गोरखनाथ की मूर्ति की स्थापना की जाए, एक चौराहा बनाया जाए। इसके लिए काफ़ी प्रयास हमने किए, सरकार को ज्ञापन वगैरह सब दिए। अब गहलोत सरकार से हमारी प्रार्थना है हमारी मांगों को माना जाए। नाथ समाज में काफ़ी रोष है, सरकार नाथ समाज की बात को सुन नहीं रही। हमारा बार बार सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों को माना जाए। शहर में बसंत विहार स्थित बांके बिहारी मंदिर में गुरुवार को जन्मोत्सव मनाया गया। यहां भक्तों ने बांके बिहारी महाराज के दर्शन किए। श्रद्धालु गिरिराज गुप्ता ने बताया कि मंदिर में फूल मंगले का दरबार भी सजाया गया है। साथ ही कलाकारों द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा केक काटकर प्रसाद वितरण किया गया। आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग की तरफ से रूपबास में भगवान जगन्नाथ मेले में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। चिकित्सा शिविर से जुड़े छाजूरा मीणा ने बताया कि यह कैंप 1 जुलाई तक लगेगा। इसमें साइटिका, कमर और घुटनों के दर्द सहित अन्य बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। यह कैंप सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक लगेगा। कैंप में गुरुवार दोपहर तक 170 मरीजों को लाभान्वित किया गया। आज बाकी लोगों से महाराज जगन्नाथ जी के मेले में यह ड्यूटी लगाई जाएगी। यह मेला 28 तारीख से 1 जुलाई तक भरेगा और इस मेले में आयुष विभाग से 3 डॉक्टरों की टीम लगाई हुई है और आज अब तक करीब 170 करीब पेशेंट आ चुके हैं। विशेष तौर पर इस मेले में साइटिका, कमर दर्द, घुटनों दर्द, फंदे का दर्द,
या पेट संबंधी बीमारी या अन्य कोई बीमारी का मरीज यहाँ आ रहे हैं। कितनी टीम आई हैं और इधर आयुर्वेद विभाग की ओर से हम 3 डॉक्टर और साथ में कंपाउंडर और परिचारक हैं तथा होम्योपैथी विभाग की ओर से भी है, एलोपैथी विभाग की ओर से भी टीम आई है। कैंप कहाँ पे लगाया जा रहा है, क्या समय रहेगा? कैंप का सर वैसे तो डे का है, लेकिन नाइट ड्यूटी में स्टाफ की लगाई हुई है। इमरजेंसी कभी किसी को जरूरत पड़े तो वो दिखा सकते हैं। बाकी जो स्कूल परिसर है उसके साइड में लगा रखा है कैंप। कब से लग रहा है, कब तक लगेगा? ये 28 जून से 1 जुलाई तक, जब तक भवन रथ यहाँ पे आएंगे तब तक रहेगा। अलवर शहर के विवेकानंद नगर की सड़कें बदहाल हैं। स्थानीय निवासी रविकांत ने बताया कि पिछले कई सालों से सड़कें टूटी हुई हैं। साथ ही बारिश के दिनों में पानी भरने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। नगर परिषद को भी कई बार इस मामले की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई का अभाव बना हुआ है। सर इस विवेकानंद किराए पर है ना, मतलब कई 3-4 साल हो गए इधर मतलब गड्ढा हुआ पड़ा है और ना प्रशासन कई बार कह चुका हूँ मैं, मतलब यहाँ पर सबों ने कह दिया, मतलब कोई सुनने वाला नहीं। इधर किराए पर मतलब जो 1-1, 2-2 फुट के खड्डे हुए हैं, आगे पार्षद वार्षद है दोनों हैं, मतलब कोई नहीं सुन पा रहे हैं। इस किराए पर सबसे ज़्यादा समस्या क्या है, रोज नए एक्सीडेंट हो रहे हैं, नहीं कोई सुनने वाला कोई नहीं है इधर। मतलब प्रशासन है जो इधर से मतलब कहते हैं ना, नगर परिषद वाले कहते हैं वो अपने पार्षद करेंगे, पार्षद से कहते हैं तो वो कहते हैं UIT करेगी। अब ये प्रशासन मतलब पूरा वो है पड़ा है, मतलब अब इधर रोज नए एक्सीडेंट हुआ है, आज भी हुआ एक्सीडेंट, कल भी हुआ था। मतलब पर डे है ना इधर 1-1 फुट पानी भरा पड़ा है। अभी मैंने नगर परिषद में फ़ोन भी किया था पानी निकालने के लिए, पर वो पानी नहीं निकाल पाए। बरसात के दिनों में इतना पानी आ जाता है इधर, तो वो खड्डा पता नहीं लगता ये बरसात का पानी खड्डा है क्या पानी है। इधर रोड पर मतलब पता ही नहीं लग पाता, 1-1, 2-2 फुट पानी भर जाते हैं इस रोड पर, मतलब 2-2 फुट। और करीब वो पानी निकलने के लिए समस्या है, एक तो पानी नहीं निकल पाता और नालियाँ रुकी पड़ी है, सारे ब्लॉक हुए पड़े हैं। अब अंडरग्राउंड पार्किंग दे रही है उन्होंने, वो पार्किंग है नहीं इधर, उससे दूर मतलब 1 फुट दूर है, तो सारा पानी जो ऊपर यहाँ आता है वो किराए पर आता है। उससे सारी सड़कें है ना नुकसान हो चुके हैं। मतलब किराए जो जाने वाले राहगीर है वो जाते हैं ना, उससे ज़्यादा समस्या, ज़्यादा परेशानी हो रही है। कल भी एक लेडी गिर रही थी। और वहीं बारिश के बाद घंटाघर चौक पर देर रात तक पानी की निकासी नहीं हो पाई। ऐसे में लोगों को आवाजाही में कठिनाई होती है। यहाँ गुर्जर घासी फर्म के सामने थोड़ी सी बारिश के बाद ही पानी भर गया। यहाँ की नालियों से निकास नहीं हो पाने के कारण पंप से पानी खींचा गया। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क,
शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में खनन माफिया के हौसले बुलंद है। साथ ही पुलिस प्रशासन, परिवहन और वन विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं। इस क्षेत्र में सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि को करीब 11 बजे तक अवैध रूप से पत्थरों का खनन किया जाता है। ग्राम मोड़िया, सताना, बुलंदी, बाड़ बुलंदी, नांगल, पृथ्वीपुरा, बालेटा, खेडला और बरखेड़ा से रोजाना हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर निकाले जा रहे हैं। ऐसे में जहां राजस्व की हानि हो रही है, वहीं पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। साथ ही पहाड़ों का वजूद मिटाया जा रहा है, लेकिन कोई भी प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा। अवैध खनन से जुड़े कई लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने की भी चर्चा है। इंद्रदेव इन दिनों मेहरबान है। हालिया बारिश से बालेटा के सिलीबेरी बांध में भी पानी की आवक हुई है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग यह नजारा देखने पहुंचे। मूसलाधार बारिश के चलते रेबारी बास और नाहर शक्ति धाम का मार्ग अवरुद्ध हो गया। नदी के तेज बहाव के चलते आवाजाही नहीं हुई, क्योंकि यह सड़क पर पुलिया का अभाव है। मंतूराम रेबारी और भगवान सिंह सहित अन्य लोगों ने बताया कि पांडुपोल हनुमान मंदिर के मुख्य सड़क मार्ग से भाटाला बास तक जाने वाली सड़क पर सिलीबेरी की नदी का पानी आ गया। पहली बारिश में नदी बह निकली, जिसे देखने के लिए आसपास के युवा और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इंद्रदेव मेहरबान हुए और पांडुपोल हनुमान जी के क्षेत्र में जबरदस्त मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते सिलीबेरी में उफान आया और बालेटा स्थित सिलीबेरी बांध में एक ही बारिश में पानी आ गया। इंद्रदेव मेहरबान हो और बारिश होती रहे तो यह सभी जिले के बांध जलमग्न हो सकते हैं और पानी का रिचार्ज होने के साथ ही जल स्तर भी बढ़ सकता है। देखना है कि इंद्रदेव कितनी बारिश करते हैं। मैं अवधेश सिंह, टेल न्यूज। ग्राम कलसाड़ा में बैरवा समुदाय के शमशान घाट में टीन शेड नहीं होने की समस्या अब दूर होगी। इस वजह से अंतिम संस्कार में आ रही परेशानियों को लेकर हाल ही में समाचार प्रसारित किया गया था। वहीं मालाखेड़ा प्रधान वीरवती स्थानीय लोगों के बीच पहुंची और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान पंचायत समिति उमरैंड के प्रधान दौलतराम जाटव भी मौजूद रहे। इस मौके पर बैरवा समाज द्वारा रखी गई समस्या पर मालाखेड़ा प्रधान ने मोक्ष धाम में टीन शेड के इंतजाम का भरोसा दिलाया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों टिकट के कई दावेदार अपने अपने पोस्टर और बैनर लगा रहे हैं। इनमें रिटायर्ड डीजी जसवंत संपत राम भी शामिल हैं। वहीं ईद की शुभकामनाएं देने के लिए उमरैंड के प्रधान दौलतराम जाटव ने भी मालाखेड़ा क्षेत्र में कई जगह फ्लैक्स और बैनर लगाए थे, लेकिन कुछ तत्वों ने इन्हें फाड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी चर्चा बनी हुई है। साथ ही कयास लग रहे हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड जरूरी है। इसके अभाव में कई लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार और जननी सुरक्षा आदि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मालाखेड़ा के सहायक विकास अधिकारी करण सिंह ने बताया कि ई मित्र केंद्र पर जन आधार बनाने का कार्य जारी है। पेंशन सत्यापन में सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो जन आधार को लेकर है, और जिन ग्रामीणों के जन आधार नहीं बने हुए हैं वो समीपवर्ती ई मित्र पर जाकर अपना जन आधार कार्ड को बनवा लें। मालाखेड़ा की नवसृजित ग्राम पंचायत बुलंदी में प्रधान ने विकास कार्य तो स्वीकृत कर दिए, लेकिन विकास अधिकारी द्वारा इनकी प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की गई है। ऐसे में पंचायत समिति क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हैं। इसकी शिकायत प्रधान ने जिला कलेक्टर और जिला परिषद के सीईओ सहित पंचायती राज सचिव एवं मंत्री को की है। उनका कहना है कि बुलंदी गांव में 15 लाख रुपए के विकास कार्य इस वजह से अटक गए हैं। पूर्व सरपंच रामजी लाल ने भी इस स्थिति पर रोष जाहिर किया। जो काम सैंक्शन हुए हैं वह प्रधान की जानकारी में उन्होंने जो बजट दिया है 15 लाख बता रहे हैं वे, और उनको काफ़ी दिन हो गए, करीब 2 3 महीने हो गए। और यहाँ जो काम की सैंक्शन जो निकली है, यहाँ ने प्रशासनिक स्वीकृति निकल दी है, नए मतलब ये वित्तीय स्वीकृति निकली है, जिन्होंने बजट भी दे रखा है 6 महीने से। पता नहीं वो बता रहे हैं पंचायत समिति में वीडियो के पास अटकी हुई है,
वे किस प्रकार से उन्होंने अटकारा किए, क्यों रोक रखी है। जनता ने प्रधान जी को अपने विकास के लिए, गांव के अच्छे विकास के लिए चुन कर के नहीं भेजा है। उन्होंने भी गांव के लिए, विकास के लिए 15 लाख रुपये बजट के लिए दे रखे हैं। अब ये कर्मचारी और अधिकारियों ने बीच में रोक करके नहीं, ये उनकी मनमानी है, लापरवाही है। नवसृजित नगरपालिका मालाखेड़ा में शुक्रवार को पदभार ग्रहण कार्यक्रम होगा। इसके मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली होंगे। गौरतलब है कि पंचायत परिसर में 15 दिसंबर 2022 को आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री जूली ने मालाखेड़ा को नगरपालिका बनाने का वादा किया था, जो पूरा हो गया है। इसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। वहीं अध्यक्ष हिम्मत सिंह और उपाध्यक्ष शिवचरण बलाई सहित अनेक पार्षदों ने इसे विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। 15 दिसंबर 2022 को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने मालाखेड़ा के पंचायत प्रांगण में आयोजित राहुल गांधी की सभा की मीटिंग के बारे में चर्चा के दौरान उन्होंने वादा किया था जनता से कि मालाखेड़ा को नगर पालिका का दर्जा दिलाया जाएगा, जहां बजट में नगर पालिका की घोषणा हुई और उसको अमली जामा पहना दिया गया है और शुक्रवार को वहां पर पदभार ग्रहण किया जाएगा। लेकिन अभी तक अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है। स्टाफ व अन्य भी जरूरत है। मैं अवधेश सिंह टेली। अलापुर मार्ग में जगह जगह गड्ढे होने की वजह से राहगीर परेशान हैं। इन गड्ढों में बारिश का पानी भरा हुआ है, ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीण काफी समय से सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग उठा रहे हैं। रात्रि में पानी से भरे गड्ढे दिखाई नहीं देते और इसके चलते दोपहिया वाहन चालक गिर जाते हैं। पंचायत समिति सदस्य इंदर यादव और जागरूक नागरिक वीरेंद्र के अनुसार इस स्थिति में ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। गाँव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। इस सड़क की इतनी दुर्विधा हुई पड़ी है कि यहाँ से निकलने के लिए लोग एक बार सोचते हैं खड़े होकर कि यहाँ से निकले तो कैसे निकले। सभी स्टाफ परेशान है, स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हैं। तो सरकार से मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सड़क को बनाए, जिससे ग्रामीणों की सुविधा हो और बच्चे भी परेशान ना हो। लिखित में मंत्री जी को ज्ञापन दिया है इस सड़क के लिए, तो मंत्री जी भी बोल रहे थे कि जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। काफ़ी दिन हो गए, इसको बरसात भी लग चुकी है और सड़क कम्प्लीटली भर चुकी है। इससे काफ़ी गांव आपस में जोड़ने वाली सड़क है ये, और ये सीधा कलसाड़ा होकर मालाखेड़ा को जोड़ने वाला मेन रास्ता है ये। और इस पे आसपास भी कई गांव लग रहे हैं। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि यहाँ बच्चे सुबह जो स्कूल जाते हैं वो भी बेचारे पैदल नहीं निकल पाते, और आए दिन यहाँ कोई ना कोई बेचारा मोटरसाइकिल लेके गिरता है या पैदल रिपट के गिरता है। ये स्थिति है, बिल्कुल निकला नहीं जा रहा। इस बारे में मंत्री जी को कई बार हमने लिखित में दिया है लिख के, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम सभी गाँव वाले ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द ये रोड बनना चाहिए, नहीं आने वाले दिनों में और बारिश लगेगी और ज़्यादा स्थिति खराब होगी तो बिल्कुल निकलना दूभर है। चाहे स्कूल का स्टाफ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वैसे आम नागरिक हो, सभी को बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत है। और जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक यहाँ से निकलना बिल्कुल दूभर है। कोई किसी प्रकार से, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बेचारा रोजाना गिर जाते हैं यहाँ, तो ये रोड बनना बहुत आवश्यक है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार को मुस्लिम समुदाय की ओर से ईद धूमधाम से मनाई गई। अकबरपुर ईदगाह में अनेक गांवों के लोग पहुंचे और नमाज पढ़ी। साथ ही पुलिस प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्था रही। इसके अलावा अलवर जयपुर हाईवे पर भी पुलिस के जवान तैनात रहे। अकबरपुर एसएचओ ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। बकरीद का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश में अमन, शांति, चैन की दुआ मांगी। यहाँ पे सभी लोगों ने आपस में भाईचारे से एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे से प्यार बांटते हुए यहाँ सभी जा रहे हैं। अभी ईद की नमाज हमने पढ़ी है। यहाँ से जाने के बाद सभी कुर्बानियाँ देंगे और आज ईद में बड़ी सभी लोगों ने देश में अमन शांति के लिए दुआ की। कितने गांव के लोग आते हैं? करीब यहाँ आसपास के सभी गांवों के लोग इकट्ठे होकर एक साथ देश के अमन शांति के लिए दुआ करते हैं। 3000 लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए। आज ईद की नमाज को देख के यहाँ थाना स्तर पे और होमगार्ड से अलग आपका हुआ है और यहाँ रोड पर बैरिकेड लगाकर, रोड के नज़दीक ईदगाह होने के कारण रोड पर बैरिकेड लगाकर यातायात को कंट्रोल किया गया है और करीब 1500 की गैदरिंग हुई और शांतिपूर्ण नमाज अदा हुई है। लगातार 10 मिनट जाने
और वहीं ईद के मौके पर तिजारा बाईपास स्थित यादव धर्मशाला वृद्ध आश्रम में बसपा नेता इमरान खान पहुंचे। उन्होंने वृद्धजनों को मिठाई बांटकर उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही अनुदान के रूप में वृद्ध आश्रम को 5100 रुपए प्रदान किए। उन्होंने वृद्धों को सहारा देने के लिए आश्रम संचालक अर्चना यादव और नरसीराम शास्त्री के कार्यों को सराहा। इस मौके पर बसपा नेता का साफा बांधकर स्वागत किया गया कि आप लोग यहाँ आए और सभी वृद्धाश्रम वाले जो स्टाफ हैं और जो इनके संभालने वाले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इतना अच्छा नेक काम कर रहे और हमारे बुज़ुर्गों की सेवा कर रहे। और मैं इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके साथ मेरे को समय बिताने का मौका मिला और बहुत अच्छे तरीके से वृद्धाश्रम को सभी भाइयों ने, नरसी जी ने और पूरे स्टाफ ने संभाल रखा है और बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिला। और अब बात करते हैं लक्ष्मणगढ़ की, जहां उपखंड क्षेत्र में गुरुवार को ईद उल जुहा का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही मुस्लिम परिवारों में ईद मनाने की तैयारियां शुरू हो गई थी। लोग नए कपड़े पहनकर ईदगाहों में विशेष नमाज अता करने पहुंचे। कस्बे की मेब बोर्डिंग जामा मस्जिद में मौलाना उमर ने नमाज पढ़वाई। उधर सदके के रूप में गरीब लोगों को आर्थिक सहयोग भी दिया गया। वहीं ईद के पर्व को देखते हुए SHO अवतार सिंह के नेतृत्व में पुलिस अलर्ट मोड पर रही। नमाज पढ़ करके हमने अपने पूरे मुल्क के लिए अमन अमान और चैन की दुआ की है और अपने सैनिकों के लिए जो बॉर्डरों पर लगे हुए हैं और जिनकी कुर्बानियों की वजह से हम यहाँ आफियत के साथ रह रहे हैं उनके लिए भी दुआएं की गई है। और जो है सभी के लिए और जितने मरहूमीन हैं उनके लिए भी दुआ की गई। जो अच्छा काम करता है मुल्क के लिए उसके लिए भी दुआएं की गई है, उसके लिए भी जो है कोशा है। इसलिए कि मज़हब ये कहता है भाई पूरे मुल्क की हिफाजत और मुल्क की हिफाजत करने वालों की हिफाजत अच्छे हुक्मरान अच्छी हुकूमत के लिए की गई है। और वहीं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस नेता नरेंद्र मीणा ने पहुंचकर मुस्लिम बंधुओं को ईद की बधाई दी। इस दौरान ईदगाह में ईद की नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। अलवर नगर परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा का मुस्लिम समाज के अनेक लोगों ने साफा पहनाकर स्वागत भी किया। ईद के अवसर पर सभी से आपसी प्रेमचारा भाईचारा बना रहे, सौहार्द आपस में रहे, मैं इस तरह की कामना करता हूं। और आज उसी कड़ी में आज लक्ष्मणगढ़ में सभी राजगढ़ के आसपास के गांवों में जाके सभी को बधाई देकर शुभकामनाएं प्रेषित की। माचाड़ी कस्बे में बस स्टैंड पर सड़क के दोनों ओर बने नालों को कुछ लोगों ने कचरा डालकर अवरुद्ध कर दिया है। इसे लेकर शिविरों और पोर्टल सहित रैनी SDM को भी शिकायत भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उधर सड़क के गड्ढों में बरसात का पानी भर जाता है जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष मुकेश रावत सहित अध्यापक विमलेश भदौरिया, उमेश काठ, डॉक्टर सीताराम, महावीर सहाय और धर्म सिंह धाकड़ आदि ने स्थिति में सुधार की मांग की है। और अब खबर तिजारा से, जहां अनेक स्थानों में शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने MLA संदीप यादव के कार्यालय पहुंचकर अभिनंदन किया। गौरतलब है कि ग्राम माजरा महनिया में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खुला है। साथ ही भिंडूसी के राजकीय सीनियर स्कूल में विज्ञान संकाय और असलीमपुर में कला संकाय शुरू हुआ है। इसके अलावा ग्राम नया गांव टिहली में उप स्वास्थ्य केंद्र आरंभ किया गया है। यहाँ के ग्रामीणों ने विधायक का साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान कृषि उपज मंडी चेयरमैन सरजीत मेघवाल, सरपंच दिनेश खामरा, विक्रम यादव, पृथ्वी सिंह, रामनिवास यादव, रतिराम यादव और उप सरपंच नारायण यादव आदि की मौजूदगी रही। रामगढ़ कस्बे में एवलॉन इंटरनेशनल स्कूल संचालक पर अभिभावकों ने अनेक आरोप लगाए हैं। यह अभिभावक CBEO कार्यालय पहुंचे। उनका कहना था कि संचालक ने स्कूल बिल्डिंग की जगह व्यावसायिक प्लॉटिंग कर दी है, लेकिन अन्य स्थान पर स्कूल संचालन के नाम पर भ्रमित कर मौजूदा सत्र के लिए बच्चों को हजारों रुपए की किताबें बेच दी। साथ ही कुछ अभिभावकों से फीस भी वसूल कर ली। ऐसे में यह अभिभावक सड़कों पर आ गए। दूसरी ओर जिस नए स्थान पर स्कूल संचालन बताया गया था उसके मालिक ने बच्चों को भीतर घुसने नहीं दिया। अभिभावक पूजा नारंग, सुंदरम गोयल, यश तनेजा, तिलकराज एवं ब्रज बिहारी सहित अन्य अभिभावकों ने बच्चों के साथ CBEO कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग उठाई है। रामगढ़ से हमारे सामने एवलॉन पब्लिक स्कूल है जिसमें हमारे बच्चे, जिसका नाम अवतार है और उसके पिता का नाम तिलकराज है, जो 2nd क्लास में पढ़ता है। काफ़ी दिनों से स्कूल चल भी रही है, बहुत अच्छा स्कूल चल रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले ये मालूम हुआ कि ये स्कूल बेच दिया गया है, बिल्डिंग बेच दिया गया है। इसका नया बिल्डिंग कहीं पता ना कौन सी जगह तैयार हो रहा था, जिसका नाम बता रहे थे रघु के नाम से। तो
उन्होंने वो बिल्डिंग बेच के पता ना सारा कुछ धराशायी कर दिया और बच्चों से फीस भी ली गई। बिल्डिंग बेचने के बावजूद भी बच्चों से फीस ली, एडमिशन भी किया और फिर भी और RT में भी एडमिशन कराया गया है और बच्चों को किताबें भी ज़बरदस्ती दी गई है, लगभग ज़बरदस्ती दी गई है। और उसके बाद अब पता ना कौन सी राजेश पब्लिक स्कूल को भेज दी गई और उसमें बच्चे पढ़ने गए थे, कम से कम 2-3 महीने गए होंगे पढ़ने के लिए। उसके बाद राजेश पब्लिक स्कूल ने भी हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने सबके लिए। क्या एवलॉन स्कूल की बिल्डिंग अभी मौजूद है? नहीं, एवलॉन पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग अभी 4-5 महीने से धराशायी सारा कुछ कर दिया गया है और सारे बच्चों को राजेश पब्लिक स्कूल में। कौन है वो मालिक, कौन है उसका? ये एवलॉन पब्लिक स्कूल का मालिक राजेश राहुल गोयल के नाम से बताया जा रहा है, हम तो जानते भी नहीं है। और राहुल गोयल जी पता ना कहाँ चले गए हैं, वो अभी तक पता नहीं चल पा रहा उनका। खैरतल क्षेत्र में गुरुवार को ईद का त्योहार मनाया गया। निकटवर्ती पाटन मेवान और ठेकड़ा के ईदगाह पर खासी चहल पहल रही। यहां सुबह 8:15 बजे विशेष नमाज पढ़ी गई। उधर खैरतल थानाधिकारी अंकेश कुमार जाप्ते के साथ गश्त करते नजर आए। साथ ही हाजी छोटा खान, हाजी इस्माइल खान, हारून नंबरदार, फतेह मोहम्मद और अमित खान आदि मौजूद रहे। और वहीं तिजारा कस्बे में भी ईद की खास नमाज स्थानीय ईदगाह में अता की गई। यहाँ मौलाना अब्दुल सलाम ने नमाज पढ़वाई। इस मौके पर बसपा महासचिव इमरान खान ने कहा कि ईद प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। उधर इस अवसर पर SDM महेंद्र सिंह यादव, तहसीलदार बसंत परसोया, DSP राजकुमार, थानाधिकारी सुरेंद्र शर्मा, महिला थाना SHO सीमा चौधरी ने व्यवस्थाओं पर नजर रखी। देना चाहता हूँ सभी भाई आपस में मिलजुल के अच्छे से रहें, प्यार से रहें और हमारे क्षेत्र ऐसे ही उन्नति करता रहे और सब भाई आगे तरक्की करते रहे। और वहीं बात करें गोविंदगढ़ की, तो कस्बे में भगत सिंह चौराहे के समीप ईदगाह मैदान पर इमाम मोहम्मद अली ने नमाज अता करवाई। यहाँ अनेक लोग पहुंचे और ईद की मुबारकबाद दी। इमाम ने नमाजियों को संबोधित करते हुए देश प्रेम को सर्वप्रथम रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान का काम नेकी करना और भाईचारे के साथ रहना है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से थाना प्रभारी ताराचंद शर्मा जाप्ते के साथ मौजूद रहे। उधर ईदगाह मैदान के बाहर बारिश का पानी भरा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमने इसमें भाईचारे का संदेश दिया है कि आपस में मेल मोहब्बत इत्तेफाक इत्तेहाद से रहें। हमारे इस्लामी त्योहारों में ये 2 ही त्यौहार हैं, ये तो ईद का और दूसरे ये बकरा ईद का। और इन त्योहारों से जाहिर होता है कि हम आपस में मेल मोहब्बत इत्तेफाक इत्तेहाद, इसमें कोई किसी बात की या किसी कौम की या कोई बिरादरी की कोई तखसीस नहीं है, बल्कि ये सब हमारी तरफ से, ये उम्मत मुस्लिमा की तरफ से सभी के लिए बहुत बहुत खुशियों का त्यौहार है। सब आपस में भाईचारा बना के रखें। खैरतल में पुरानी अनाज मंडी स्थित श्याम मंदिर में एकादशी पर गुरुवार को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं बड़ी संख्या में भक्तों ने खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए। उधर वार्ड 6 स्थित यादव मोहल्ले की महिलाएं डीजे की धुन पर नाचती गाती हुई श्याम मंदिर पहुंची और श्याम ध्वजा चढ़ाई। ग्राम सेवा सहकारी समिति खैरतल द्वारा गुरुवार को सदस्यों को लाभांश वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सहकारी समिति अतिरिक्त रजिस्ट्रार इंदर सिंह रहे। समिति के व्यवस्थापक राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम इस्माइलपुर रोड स्थित होटल ग्रीनलैंड में संपन्न हुआ। लगभग 1000 सदस्यों को चेक प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम में उप रजिस्ट्रार नरेश शुक्ला, प्रवीण कुमार, शेष कुमार शर्मा, मनोहर लाल रोघा और सुमित रोघा आदि मौजूद रहे। हमने इस सिस्टम को ऑनलाइन करने का बेड़ा उठाया और आप लोगों के सामने है। अब आपको कोई ये शिकायत नहीं मिलेगी कि साहब मैंने तो लोन लिया ही नहीं, मेरे नाम तो कुंदामल जी ने लोन लिख दिया, मैं कभी वो बेचारा गया ही नहीं बैंक में। अब उस व्यक्ति से ये अपेक्षा है कि वो सबसे पहले कुंदामल जी की सोसाइटी में या ई मित्र पे जाएगा, ई मित्र पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा कि साहब मेरे ये जमीन है और इस जमीन के हिसाब से मेरे को लोन चाहिए। शहर में 60 फुट रोड स्थित आजाद नगर गुरुद्वारे में लगे पेड़ का बड़ा हिस्सा गत रात्रि बारिश के दौरान विद्युत लाइन पर गिर गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंचे स्थानीय पार्षद राम अवतार शर्मा एवं नरेंद्र शर्मा ने बताया कि तेज हवा और बारिश के चलते यह घटना सामने आई। यहाँ पहले भी विद्युत लाइन टूटने की घटना हो चुकी है। ऐसे में संबंधित कर्मचारियों को अवगत करवाया गया है। इसके अलावा मकान से सटे पेड़ के ऊपर से भी विद्युत लाइन गुजर रही है और यहाँ पेड़ की छटाई के लिए मकान मालिक को कहा गया है। इसमें तो देखो जो जिन मकानों के अंदर या मकानों के पास में जिन्हों का ये पेड़ है, प्राइवेट जिम्मेवारी तो उनकी बनती है।
क्योंकि एक तो ये क्या है, अगर टाइम टू टाइम ये इनकी छटनी हो जाए तो इनमें वज़न नहीं बढ़े, वज़न नहीं बढ़ने के कारण से ये टूटे नहीं डाला। ठीक है, अभी की लापरवाही है, अभी यहाँ पर भी एक ढाला रात को टूट गया और उस तारों को ऊपर गिर गया, पर शुक्र समझो को कोई क्षति नहीं हुई। तो अब हमने खुद हाथों से हटाया है। लाइनों को भी तोड़ देगा, किसी हो सकता है किसी मकान को भी क्षति पहुंच सकती है, कोई निकलते बढ़ते व्यक्ति के ऊपर भी गिर सकता है। तो भाई पहले लाइबिलिटी तो खुद जिसके मकान के आगे जिसका है पेड़ उसकी बनती है। तो आपने जिसका मकान उसको कहा सर? हाँ बिल्कुल, मैं सुबह कह के आया हूँ। क्या जवाब दिया? बोला कि हाँ, वो उनका जवाब ये था कि हम देख रहे हैं कोई छाटने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसकी हम तलाश कर रहे हैं और उसके बाद में हम इसको छटवाएंगे। ये हमको उनसे आश्वासन मिला। अभी गुरुद्वारा पर जिस तरह से पेड़ टूट के गिरा है, लाइनें डिस्टर्ब हुई हैं, तो ये तो शुक्र मनाओ कोई जनहानि नहीं हुआ। तो इस पेड़ पे भी जो पास में है इसमें भी ये स्थिति है कि पेड़ बहुत ज़्यादा गिर सकता है। तो आपको लगता है इससे जनहानि हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है सर, आदमी निकलते रहते हैं, कभी भी कुछ हो जाएगा। बारिश और आंधी और तूफान के टाइम में ऐसी ज़्यादा संभावना रहती है, पेड़ हिलता है, तार बीच है, इसलिए हम तो आपसे अनुरोध करते हैं साहब। तो आप पड़ोस के नाते इस तरह से कहते नहीं है कि भाई ये नुकसान हो सकता है, पेड़ को छांगना चाहिए, पेड़ को डाले को हटाना चाहिए? कई बार कह चुके हैं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होती। आप स्वयं अधिकारी रहे, कर्मचारी रहे, तो आपको नहीं लगता कि विद्युत विभाग में जाकर इस तरह की शिकायत देनी चाहिए जिससे इसको हटवाया जा सके? आज शाम को जाकर विद्युत विभाग में भी शिकायत कर देंगे कि तार भी टूट सकता है। पहले एक बार टूट चुके हैं? हाँ, पहले टूट चुका है एक बार। तो रात के टाइम में लोग भी परेशान होते हैं। तो ये मानव जीवन के लिए कभी भी खतरा हो सकता है? खतरा हो सकता है साहब, बिल्कुल ही, कोई भी मर सकता है आदमी। सर ये पेड़ कहाँ पे टूटा, क्या मामला है? ये आज़ाद नगर मूर्ति मोहल्ले में कल तेज़ हवा के कारण रात में ये पेड़ का डाला टूटा है और शुक्र रहा कि यहाँ से कोई निकल नहीं रहा था, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। और मैं प्रशासन से और विद्युत विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे ये मांग करूँगा कि जहाँ पर भी जो विद्युत की लाइन है वहाँ पर पेड़ के डाले आ रहे हैं, उनकी टहनियाँ आ रही हैं, क्योंकि अब आंधी झकड़ बारिश का मौसम आने वाला है। तो इस तरह के जहाँ भी पेड़ विद्युत लाइनों के आसपास हैं वहाँ पर इनको तुरंत कटवाने चाहिए, इनको छंगवाने चाहिए, जिससे कि कोई संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। ये इतना वजन है इस डाले में, ये पोल भी टूट सकते हैं, इनकी वजह से कोई दुर्घटना हो सकती है। जैसे कि जिन घरों में पेड़ लगे हुए हैं, अगर कोई संभावना है कोई डाला टूटने की कंडीशन में है और हमको पता लग जाए तो आम नागरिक को भी ध्यान रखते हुए अपने जो पेड़ खुद के लगाए हुए हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, वो भी इनको हटा सकते हैं। और वैसे कई बार हमने विद्युत विभाग में भी इससे संबंध में शिकायत की है, परंतु उनका कहना है कि जहाँ 11 kV का एक्सटेंशन लाइन होती है उनके नीचे इन पेड़ों को छांगने का और काटने का इनका टेंडर होता है, और जो LT लाइन होती है छोटी, इनके पेड़ों को छांगने काटने का इनके पास में कोई इस तरह का टेंडर नहीं होता। और ये टेंडर भी दीपावली के आसपास या बरसात से पहले लगाए जाते हैं, चूँकि अब तो बरसात प्री मानसून की चल रही है और ये आंधी झक्कड़ चल रहा है, तो इस वजह से अभी और हम अवगत कराएंगे विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को, इस तरह की कोई दुर्घटना जनहानि नहीं हो सके। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता इंद्रपाल सिंह ने मोदी सरकार के 9 साल को शानदार बताया है। उन्होंने धारा 370 हटने और राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि विदेशों में भी मोदी सरकार ने देश को सम्मान दिलवाया है, साथ ही आम जन के लिए विकास की ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की गई हैं। उस 9 साल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, जो ऐतिहासिक काम आज तक देश को आज़ाद हुए 65 वर्ष होने के बाद नहीं हुए थे, जो मोदी जी की सोच के लिए, जैसे धारा 370 को हटाना एक बहुत बड़ा टास्क था, जो कांग्रेस शुरू से मेजॉरिटी में रही, उस चीज़ का निर्णय नहीं ले पाई। मोदी जी का सबसे जो निर्णय, बड़ा निर्णय जिसको कह सकते हैं अपन देश के लिए, 370 धारा को हटाया। हटाने के बाद इतनी शांति के साथ ये मतलब इसको किया, और इसका कोई आज तक जम्मू कश्मीर किसी भी तरीके कोई उपद्रव, कोई विद्रोह नहीं होने दिया इन लोगों। इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा, इस हिंदुत्व के सिस्टम से कब से ये चला आ रहा है, इसका निर्णय लेना भी एक बहुत बड़ी बात पार्टी के लिए थी। पार्टी ने सब कुछ छोड़ते हुए हिंदुत्व के लिए कितना बड़ा काम किया। इतना बड़ा जो विवादित मुद्दा था हिंदू मुस्लिम का, वो शांति से बैठ के सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जैसे आदेश हुआ उस आदेश के अनुसार इसकी पालना की, और धारा 370 हटा के राम मंदिर बना के
अब जो जो नई नई योजनाएं चला रहे हैं, जैसे अपना वंदे भारत ट्रेन का इन्होंने बहुत अच्छे से किया, जो आज तक देश में बहुत सारी चीज़ हो सकती थी कांग्रेस के राज में, वो चीज़ नकारा सिस्टम इन लोगों ने इतना समय निकाला। आज की तारीख में देखो हिंदुस्तान में क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, वही देश है, वही लोग हैं। अब इतनी 9 साल में इन लोगों ने प्रतिक्रिया बढ़ाई, देश को इतना आगे बढ़ाने का काम किया। मोदी जी का जो नेतृत्व है बड़ा सराहनीय है। कोई विल पावर इतनी मजबूत है, लोगों को सामने खड़े होकर बात करने, आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत रखते हैं। तो इसलिए हर देश का एक नेतृत्व करने के लिए वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के जो सबसे चीफ लोग होते हैं, सबसे मजबूत लोग होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मोदी जी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे वहाँ के सिस्टम में रेड कारपेट बिछा के उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। उधर भाजपा नेता इंद्रपाल सिंह ने गहलोत सरकार द्वारा महंगाई राहत शिविर के नाम पर लोगों को गुमराह करने के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले की तरह सरकार चाहे तो बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही सभी को फायदा दे सकती है, लेकिन मौजूदा स्थिति में शिविरों में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले लोग लाभ से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार आने तक इसकी जाँच करवाई जाएगी। राहत तो बगैर कैंप लगाए भी दी जा सकती थी। अब गहलोत सरकार ने जो राहत कैंप का जो एक तमाशा बना के रखा हुआ है, हर गरीब आदमी उस राहत कैंप पे पहुंच ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे कि राहत कैंप है क्या। राहत कैंप के जरिए सिर्फ इनके पास लूटने के लिए कुछ योजनाएं बाकी रह गई थी। उस राहत कैंप के जरिए सरकार के खजाने का जो पैसा कुछ बचा हुआ है, उस बचाए हुए पैसे को लूटने के लिए इन लोगों ने इस तरह के राहत कैंप लगाए। अब राहत कैंप से इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करा के ही फ़ायदा देना है, ये कौन सा कानून है भाई? जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराने जा रहा, उस आदमी ने क्या गुनाह किया है, प्रदेश की जनता ने क्या गुनाह किया जो बगैर रजिस्ट्रेशन कराए जिसको फ़ायदा नहीं दिया जाएगा? भाई फ़ायदा तो पूरे सिस्टम को, जो आदमी प्रदेश की जनता है, गरीब है, अमीर है, जो भी है, जो फ़ायदा गरीबों के लिए जो लेके आए उसको बगैर रजिस्ट्रेशन के देना चाहिए। ये सरकार के पैसे को, हमारे गाड़ी मेहनत की कमाई के दिए हुए टैक्स के पैसे को इस कदर कैंप लगा के लूट खसोट का जो इन्होंने एक धंधा, एक बिजनेस बना रखा है, वो बहुत गलत सिस्टम से बातें कर रहे हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। और गलत सिस्टम से पैसे को, ये उल्टे सीधे तरीके से इस पैसे को खर्च कर रहे हैं। राजकोष के पैसे को अगर कहीं अच्छाई के काम में, एजुकेशन में, मेडिकल में जो पैसा खर्च करना चाहिए था, वो राहत कैंपों का शिविर लगा के जो पैसे को का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, वो बहुत गलत है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अब आने वाले समय में स्वयं गहलोत जी भी चुनाव हारेंगे। अब इन्होंने जो लूट खसोट का सिस्टम किया, इनके जितने भी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, एक भी विधायक मुझे बताओ, इन्होंने तो खुला खजाना छोड़ दिया कि भाई लूटो खाओ, जनता के पैसे को लूट के खा रहे हैं, जनता को लूट मचा रखी है। हर विधानसभा में चला जाओ, जो हर विधानसभा में मुख्यमंत्री बैठा है, ऐसे थोड़ी होता है। सरकार का जो काम करना होता है, मुख्यमंत्री जी ने जो सिस्टम किया, इनको खुली लूट करने का जो काम दे रखा है। अब और 4 महीने 2 महीने की बात है, इसमें लूट खसोट जितनी करी जाए कर लें। उसके बाद में जब बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी के लोग जब बैठ के इन सारे सिस्टमों का बैठ के जब हिसाब किताब इनसे मांगेंगे, तो अपनी जगह ढूंढ लें कि इनको हिसाब एक एक आना पाई का देना पड़ा। कि एक भी विधानसभा मुझे बताएं कि राजस्थान की जो भी विधानसभा है जहाँ कांग्रेस के एमएलए हैं या मंत्री हैं, उसने वहाँ कितना बड़ा भ्रष्टाचार फैलाए होंगे। जिस भ्रष्टाचार को लेके आज ये नए नए कैंप और ये सारी दुनिया को बरगलाने के लिए बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल इनकी सिरे से नकारी जाएगी। जनता सब कुछ जानती है कि जनता का जो सिस्टम अब आ रहा है, बीजेपी के लिए 100% जनता सपोर्ट करेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद जो इन लोगों को जो जवाब देना पड़ेगा, वो इनके अब तैयार रहना चाहिए। जिले के कांग्रेसी नेता एवं नहर बचाओ यात्रा के संयोजक रोहतास चौधरी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान की आलोचना की है। उनका कहना है कि शेखावत ने भाजपा का राज लाने पर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए 46,000 करोड़ की मंजूरी दिलाने की बात कही है, लेकिन इस तरह का भेदभावपूर्ण बयान केंद्रीय मंत्री को नहीं देना चाहिए। चौधरी के अनुसार जनहित की योजनाओं के चलते आगामी चुनाव में भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान देना कितने मजाक की सी बात है। और कांग्रेस का राज है, इसलिए ये स्वीकृत नहीं कर रहे। ये जनता के लिए है सब कुछ। राज कांग्रेस का जनता जो बनाएगी बनेगा। पर जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा पार्टीबाजी में इस तरह नहीं करना चाहिए। राज तो जनता बनाती है, जनता का राज है। जनता के फायदे के लिए ये पानी आना है, पानी लाना
जनता का हक है, इसकी लड़ाई हम लोग भी लड़ रहे हैं और इसको लंबी लड़ाई लड़ करके इसको लेके आएंगे। गजेंद्र सिंह जी तो कुछ दिन के मेहमान हैं, उसके बाद जब हट जाएंगे तो आएगी। कांग्रेस का राज है, इस तरह की सोच है, तो बीजेपी का राज नहीं आएगा तो क्या राजस्थान को इस तरह की इस नहर का फायदा नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा और जनता अब समझ चुकी है इनके सब बातों को कि इस तरह की जनता से ये कंडीशन रखना कि तुम हमारा राज बढ़ाओ तो तुमको पानी मिलेगा, ये कौन सी बात हुई? ये कोई अच्छी बात है क्या? जनता को तो सुविधाएं सब उपलब्ध करानी चाहिए और ये लोग इसका सीधे बात है कि ये रोड हम तो सब जगह कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी सब जगह कहते हैं कि भाई ये रोड अटका रहे हैं और रोड अटकाने का बात आएगी सामने, जनता सब समझती है, इनको सब इलाज कर देगी। जो गैर भाजपा के राज्य है, विशेषकर कांग्रेस की जहाँ सरकार है, वहाँ विकास कार्यों में भेदभाव देखने को मिल रहा है, उसी का ही उदाहरण है जी। तो आपको लगता है कि इस तरह के भेदभाव ठीक नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत गलत बात है। इस तरह का भेदभाव वो तो जनता को नुकसान होता है, पार्टी को तो क्या नुकसान करेंगे? जब हमारी सरकार अच्छा काम करेगी, जनता वापस सरकार बनाएगी। इस तरह की लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति से जुड़े कार्यकर्ता आमजन को जनहित की योजनाओं की जानकारी मुहैया करवा रहे हैं। समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा के अनुसार राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य है जहां चिरंजीवी योजना में लाखों लोगों को इलाज मुफ्त करवाया जा रहा है। साथ ही पेंशन, महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल, मुफ्त तीर्थ योजना, किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली आदि अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। योजनाओं की जानकारी के अभाव में कोई वंचित न रहे, इस उद्देश्य से गांधी दर्शन कार्यकर्ता हर वार्ड में जाकर आमजन को इसकी जानकारी दे रहे हैं। उधर समिति संयोजक शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 50,000 गांधी कार्यकर्ताओं की भर्ती की घोषणा पर उनका आभार जताया है। 100 यूनिट बिजली के बिलों को मुफ्त किया गया। उसके बाद देहात में कृषक वर्ग के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री, यानी कि उनका भी बिल शून्य आ रहा है। मतलब किसी भी वर्ग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधूरा नहीं छोड़ा है। स्टूडेंट्स के लिए भी 75 किलोमीटर तक की यात्रा निःशुल्क किया है। ये सबसे बड़ी बात है कि कोचिंग सेंटर्स पर भी ये निःशुल्क किया गया है कि एक बार ही आप फॉर्म भरिए। दूसरी बात, राजस्थान का व्यक्ति अगर स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता है, हायर स्टडीज करना चाहता है, उसमें भी छात्रवृत्ति देने की योजनाएं बनाई हुई है। मैं समझता हूँ कि सभी तबकों को, जितना भी वर्ग है, हम बची बात अब महिलाओं की, महिलाओं के लिए भी 50% सारी राजस्थान सरकार की बसों में यात्रा की गई है। आने वाले समय में शीघ्र ही अगले महीने महिलाओं को, जो कि मुखिया बनाया गया है चिरंजीवी योजना में, उनको भी मोबाइल तक दिए जा रहे हैं। 1150 का केंद्र ने सिलेंडर किया हुआ है। 1150 रुपये में आम आदमी की कमर टूटी हुई है, आम जनता त्राही कर रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने उनके दर्द को समझा और वो भी 500 रुपये सिलेंडर देने की घोषणा की हुई है। 50,000 गांधी कार्यकर्ताओं। दूसरी बात ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि गांधी से माननीय मुख्यमंत्री जी का लगाव रहा है, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों का लगाव रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस वक्त कहते हुए बड़े हर्ष की भी बात है कि राजस्थान में 50,000 गांधी कार्यकर्ताओं की भर्ती निकाली है और वो गांधी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण लगातार अलवर जिले में दिया जा रहा है। अब तक हमने लगभग 16 उपखंडों में हमने गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर लगा चुके हैं और उसमें सैकड़ों की 500, 400, कई 600 तक युवा वहां आए, उनको प्रशिक्षण दिया है और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का कार्यक्रम बड़ी गंभीरता के साथ लोग जुड़ रहे हैं। हजारों की तादाद में अलवर जिले में गांधी कार्यकर्ता का जुड़ाव हो चुका है। इससे पहले भी राजस्थान सरकार ने युवाओं की राजीव गांधी युवा मित्र के नाम पर भी वैकेंसी निकाली थी। उसमें भी सभी को ये कहा गया है कि अब गांधी के विचारों को, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, गांव और ढाणी में जो अशिक्षित लोग बैठे, उनका भी योजनाओं को लाभ मिले। और गांधी कार्यकर्ताओं की 50,000 की भर्ती निकालने पर युवाओं में बड़ा जोश है, जो मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ। सारे युवा लगातार गांधी की बातें करने लगे हैं, आज़ादी के नायकों की बातें करने लगे हैं, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करने के बाद वो स्वयं भी उसका लाभ ले चुके हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। रूपारेल नदी की जलकुंभी साफ होने के बाद प्यासे जयसमंद में तेज हुई पानी की आवक, शहर विधायक ने देर रात तक डाला पड़ाव।
नाली के विवाद में खूनी संघर्ष में 5 हुए गंभीर घायल। नगर थाना क्षेत्र की यह घटना, वहीं अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला ने तोड़ा दम। भगवान जगन्नाथ संग दिव्य विवाह रचाने जानकी मैया पहुंची रूपबास। वहीं ईद पर खुदा की बारगाह में झुके हजारों सिर, सर्वधर्म समभाव का दिखा नजारा। और जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने वंशवाद खत्म कर बढ़ाया विकासवाद। नदबई में हुई सभा में अलवर जिले से भी पहुंचे भाजपाई। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना चैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।